हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो थर्मल प्रॉपर्टीज में एक और चीज पढ़ने वाले, एक नया चैप्टर। पहले तो पढ़े थे थर्मल एक्सपेंशन, देन वी स्टडीड कैलोरीमेट्री, नाउ विल स्टडी हीट ट्रांसफर। नहीं, हीट ट्रांसफर ये पहला बारी कलर देखे हैं यार। कैसे ये कलर चुने हैं सर? वाह, अच्छा यहाँ से, वाह। चलो हम लोग तो पिंक चुनेंगे। हीट ट्रांसफर, तुम लोग जब छोटे थे तो पढ़े होगे हीट ट्रांसफर के कितने मोड होते हैं, कितने तरीकों से हीट ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हाउ मेनी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर देयर? 3 तरीके से हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है ना? कौन कौन सा मोड है? कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। अभी तुम समझ रहे हो ना कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? क्या? एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का तरीका है। कौन सी एनर्जी को? हीट एनर्जी को, है ना? हीट एनर्जी अगर नेचुरल फ्लो करेगा तो कहां से कहां फ्लो करेगा? क्या हाई? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, अगर हीट को नेचुरली फ्लो करना है तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगा। अगर लो से हाई तुमको हीट फ्लो कराना है, जैसे कि एसी करता है, नहीं, तो उसके लिए तुमको मेहनत करना होगा, तुमको काम करना होगा, जो काम एसी का कंप्रेसर या मशीन जो है वो करता है ना? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तब वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को लेके जाता है, या फ्रीज में भी ऐसा होता है। तो हम लोग अभी उसी हीट ट्रांसफर का बात कर रहे हैं, नहीं? वही हीट ट्रांसफर का बात कर रहे हैं। तो हीट ट्रांसफर के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है? क्या तुम लोग थोड़ा सा ब्रीफ करोगे, जितना जानकारी 9th क्लास के नॉलेज से हो या अप टू 10th जो थोड़ा बहुत जानते होगे? कंडक्शन में क्या होता है? मतलब जब क्या होता है कंडक्शन में कि आपको एक जगह से दूसरे जगह हीट को ले जाना है, तो आप उसमें किसी सॉलिड या लिक्विड का भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली सॉलिड में ही हम लोग इस बात को करते हैं डिस्कस, है ना? ऐसा नहीं है कि कंडक्शन लिक्विड में नहीं होता, लिक्विड में भी कंडक्शन होता है, सॉलिड में डोमिनेंटली जो होता है कंडक्शन होता है। एनीवे, तो अगर हमको यहाँ से यहाँ हीट लेके जाना है, ये टेम्परेचर है T2 और ये टेम्परेचर है T1, और ऑब्वियसली T2 इज ग्रेटर देन T1। तो टेम्परेचर किस चीज का द्योतक है? टेम्परेचर क्या बताता है? बेसिकली टेम्परेचर जो बताता है, वो बताता है कि जो जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां के मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन ज्यादा रैपिडली हो रहा है, ज्यादा एम्पलीट्यूड से हो रहा है ना? ओके, सो और जहां टेम्परेचर कम है वहां पे मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन जो है वो कम एम्पलीट्यूड से कम विगरसली हो रहा है ना? कम रैपिडली हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ हीट के ट्रांसफर का जो तरीका होता है कंडक्शन में, उसमें क्या करता है कि जैसे यहाँ का कोई, यहाँ हीट दिए तो यहाँ का मॉलिक्यूल क्या किया? वाइब्रेट किया अपने मीन पोजीशन के अबाउट। इसको तो थोड़ा ज्यादा कर दिया, हाँ। यहाँ वाला मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट किया तो बगल वाले मॉलिक्यूल को धक्का दिया, उसको काइनेटिक एनर्जी मिला, फिर वो अपने बगल वाले को धक्का दिया, इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होता चला गया। तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे वेव में होता है, वेव में भी तो यही होता है ना? जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं तो यहाँ का मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराए, फिर ये मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट किया, या वो अगले लेयर को वाइब्रेट किया, इस तरीके से एनर्जी आगे जाते जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें भी ट्रांसफर होता है कि वाइब्रेशंस जो होता है वो बगल वाले लेयर को या बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होते चला जाता है और फाइनली हीट यहाँ पे पहुंच जाता है। सो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। तो इसके लिए मीडियम का जरूरत है, मीडियम का जरूरत है, तभी एनर्जी, तभी हीट जो होगा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ओके, तो दैट इज कंडक्शन। दूसरा होता है कन्वेक्शन। दूसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? जैसे कि
यहाँ बर्नर है, हीट कर रहे हैं, इसमें कुछ लिक्विड है, इसमें कुछ लिक्विड है ना। और जब हम हीट किए तो हीट करने से क्या हुआ कि जो नीचे लोअर मॉलिक्यूल्स थे उसको पहले हीट अप हुए, है ना, और वो मॉलिक्यूल चल के ऊपर चला गया क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो गया होगा इस लेयर का हीट होने से, है ना, पढ़े भी हो। और ये ऊपर वाला ज्यादा डेंसिटी का होगा तो ऊपर वाला हायर डेंसिटी वाला जो है नीचे आ जाएगा और लोअर डेंसिटी वाला ऊपर चले जाएगा। इस तरह जब ये लोअर डेंसिटी वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो अपने साथ हीट लेके जाएगा और यहाँ से ठंडा वाला लेयर्स नीचे आएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली लेयर का आदान प्रदान हो रहा होता है। तो इस मेथड से जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, फ्लूइड्स में मेजरली कन्वेक्शन होता है ना। अच्छा, दूसरा जो है, तीसरा जो मेथड है दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है, अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, इन विच अगर मीडियम नहीं भी रहेगा तब भी हीट ट्रांसफर हो जाएगा। और ये वाला जो मेथड होता है दिस इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का ये फास्टेस्ट मोड है ना, हीट ट्रांसफर का ये फास्टेस्ट मोड है। सबसे तीव्र गति से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जैसे कि सूरज से धरती तक जो रोशनी आता है, जो एनर्जी आता है, हीट एनर्जी, वो स्पीड ऑफ लाइट के से आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो बहुत तेजी से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है रेडिएशन के हेल्प से। इज दैट ओके? हाँ, तो थोड़ा सा ये सब बात लिख लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो हम लोग इसमें मेजॉरिटी डिस्कशन करेंगे कंडक्शन और रेडिएशन। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्शन। ठीक, सुनना मेरी बात। अगर ये मान लीजिए एक रॉड है, ठीक, और उसको यहां से हम हीट दिए, ठीक, तो इस हीट के साथ ये रॉड क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, मतलब हीट का क्या क्या यूज होगा या मिस यूज जो भी कह लो, हीट का क्या होगा इस रॉड में, क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, इस हीट के उपयोग क्या क्या किए जा सकते हैं। मतलब एक एक्सपेंशन तो इफेक्ट है, पहले तो एब्जॉर्ब होता है ना, इफेक्ट है एक्सपेंशन टेम्परेचर बदलने का, टेम्परेचर के बदलने से एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर के बदलने के लिए हीट का देना जरूरी है। तो जो क्यू इन किए, जो इस साइड में भेजे, उसका एक हिस्सा क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होगा तो फिर उसकी वजह से ड्यू टू अरे टेम्परेचर इंक्रीजेस, एक्सपेंशन हीट का नहीं, टेम्परेचर चेंज का प्रभाव है, ऑब्वियसली हीट से ही हो रहा होगा। ड्यू टू दिस टेम्परेचर राइजेस या इंक्रीजेस। ठीक, तो एक तो हीट का हिस्सा ये हुआ कि वो एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ा ले। ठीक है सर, और दूसरा क्या कर सकता है ये, कुछ तो इसके साइड वॉल से बाहर भी जा सकता है ना सर, इज दैट ओके? तो इसको हम लोग बोलेंगे हीट रिलीज्ड फ्रॉम साइड वॉल्स, या वो रेडिएशन प्रोसेस उसको भी बोलते हैं, हम वर्ड नहीं यूज करना चाहते, बट क्यू रिलीज फ्रॉम साइड वॉल, नहीं कुछ तो साइड वॉल से रिलीज हो जाएगा हीट, यहां से कुछ हीट दिए, कुछ हीट उसमें से एब्जॉर्ब हो गया, कुछ साइड वॉल से रिलीज हो गया, और उसके बाद यहां पर कुछ हीट बाहर आ जाएगा, यहां पर कुछ हीट बाहर आ जाएगा। यस और नो? तो क्यू इन जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू एब्जॉर्ब्ड
प्लस क्यू रिलीज साइड वॉल प्लस क्यू आउट या ट्रांसफर फ्रॉम अदर क्रॉस सेक्शन। इज दैट ओके? ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, है ना? ठीक है सर, आगे बढ़ना है हमको। जो एब्जॉर्ब कर रहा होगा उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, है ना? अब सुनिएगा, डन। अगर हम ऐसा बोल दें इफ क्यू साइड वॉल इज 0, माने हम लोग क्या करें, इसके चारों तरफ इंसुलेशन कर दे, थर्मोकोल दुनिया जहान सिल्वरिंग सब कुछ करके कि हीट बाहर नहीं, सिल्वरिंग वगैरह भी होता है कि हीट को बाहर नहीं जाने देता है, थर्मोकोल वैक्यूम से इंसुलेट कर दे, है ना? तो हीट साइड वॉल से नहीं जाएगा। अगर ऐसा कर दे तो मान लेते हैं कि हम साइड वॉल वाला हीट जो है वो 0 है ना? अच्छा, तब फिर क्या होगा, जो भी तुम क्यू इन दोगे वो उसमें से कुछ क्यू एब्जॉर्ब होगा और क्यू आउट होगा कुछ, है ना? जो एब्जॉर्ब होगा, जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा। यहां एक बात को सुन, देखो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, यहां से कुछ हीट जा रहा है और यहां से कुछ हीट निकल रहा है, हीट ट्रांसफर तो हो ही रहा। तो हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है तो इसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होगा, यस और नो? T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना? ये Q इन और ये Q आउट। अब एक बात बताओ कि इस रॉड के डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग होगा। T2 से घटते 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 T1 हुआ होगा, है ना? शुरुआत में जो एनवायरमेंट टेम्परेचर है उसके बराबर ये रहा होगा, फिर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिए और ये जो एनवायरमेंट टेम्परेचर था, मान लो शुरुआत में T1 था तो T1 ही रहा होगा, है ना? तो ये टेम्परेचर T1 ही है और जो एनवायरमेंट का था मान लो या दूसरे साइड का, और इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिए। अब इसके बीच का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुआ। अब हम ये कह रहे हैं कि इसके भिन्न भिन्न जो क्रॉस सेक्शंस हैं उन क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर भी जो होगा वो अलग अलग होगा। T डैश, T डबल डैश, T ट्रिपल डैश बढ़ा होगा। शुरुआत में सबका टेम्परेचर T1 ही था, ठीक? एक इनके टेम्परेचर को बढ़ा दिए, है ना? और दूसरे इनके टेम्परेचर को T1 पे मेंटेन रख लिए, ठीक? तो बीच में सब जगह का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन ये जो टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जा करके उसके बाद फिर बदलना बंद हो जाएगा। मेरा बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं, इस रॉड के भिन्न भिन्न क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये अब समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। शुरुआत में तो बढ़ रहा हो, शुरुआत में, लेकिन एक समय आएगा व्हेन dt डैश बाई dt बराबर 0, माने इसका बदलाव समय के साथ नहीं होगा, या dt डबल डैश बाई dt समय के साथ इसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा, या d ट्रिपल डैश बाई dt ट्रिपल डैश बाई dt दैट इज 0। ऐसा समय जब किसी एक क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर पहुंचना था वो पहुंच गया और अब फर्दर बदल नहीं रहा हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन अपना टेम्परेचर को बढ़ा करके टी डबल डैश में पहुंचा दिया, अब फर्दर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये अब फर्दर हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, तब हीट एब्जॉर्ब भी 0 हो जाएगा। तो अब हम इसमें से एक स्पेशल केस क्या बताएं, एट स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट शुरुआत में नहीं हुआ होगा, इसमें थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद जो क्रॉस टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विल नॉट चेंज विथ टाइम। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग है, बट एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ नहीं बदलेगा। वैसी परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट, और तब कोई क्रॉस सेक्शन जो है अब हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। इज दैट ओके? मेरा बात समझ में आया? हाँ या ना? तब जो भी हम हीट देंगे इस साइड से, वो हीट कहां चला जाएगा, देन क्या होगा,
क्यू इन बराबर क्यू आउट, देन क्यू इन बराबर क्यू इन बराबर क्यू आउट कब होगा? जब साइड वॉल से कोई हीट बाहर नहीं निकल रहा होगा, ठीक। और दूसरा कि ऑब्जेक्ट स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका होगा, मतलब ऑब्जेक्ट अब अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सब जगह सेम नहीं है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर है वो समय के साथ बदल नहीं रहा, दैट मींस वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। और वैसी परिस्थिति में यहां से जो भी हीट देंगे, एक सेकंड में जितना हीट देंगे यहां से, एक सेकंड में उतना हीट दूसरे साइड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है क्या? ऑब्वियसली दैट इज कंडक्शन ऑफ हीट। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसका? स्टेडी स्टेट कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। एंड नो हीट रिलीज फ्रॉम साइड वॉल्स, साइड वॉल से कोई हीट रिलीज नहीं हो रहा। सुनिए मेरी बात, हम क्या बोले, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हीट का उपयोग किन किन तरीकों से कर सकता है? कुछ हिस्सा को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, कुछ हिस्सा को साइड वॉल से रिलीज कर देगा, और कुछ हिस्से को दूसरे क्रॉस सेक्शन से बाहर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है क्या? तो अगर हम स्टेडी स्टेट का बात करते हैं तो अब कोई भी क्रॉस सेक्शन फर्दर हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर चुका है। दैट मीन्स अब उसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर जो भी पहुंचना था वो पहुंच गया। जैसे ये T2 है और ये T1 है, T2 इज ग्रेटर देन T1, लेकिन अब ये जो मिड पॉइंट या कोई बीच का कोई भी पॉइंट है उसका टेम्परेचर अगर T' है तो वो समय के साथ बदल नहीं रहा है। इज दैट ओके? तो अगर ये समय के साथ नहीं बदल रहा है, ऐसा सारे क्रॉस सेक्शन के साथ हो गया है, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि dq by dt in is equal to dq by dt out. What do you mean by dq by dt in? एक सेकेंड में जितना हीट अंदर गया, इन किया, उतना ही दूसरे क्रॉस सेक्शन से दूसरे साइड से बाहर आ गया। ये जो dq by dt है इसको कहते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। और इसी को हम लोग हीट करंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम लोग वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, वैसे यहाँ हीट फ्लोन पर यूनिट टाइम को भी हम लोग I से दिखाएंगे, लेकिन ये I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है बल्कि हीट करंट। ये क्या है? हीट करंट है। तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा। इज दैट ओके? अब हम लोगों का जो डिस्कशन है कंडक्शन में, वो कौन से स्टेट का डिस्कशन है? हम लोग किसका बात कर रहे हैं? स्टेडी स्टेट कंडक्शन ऑफ हीट एज वेल एज ऑब्जेक्ट इज नॉट थर्मली लैग्ड। ऑब्जेक्ट इज नॉट थर्मली लैग्ड मतलब जो अब वो ऑब्जेक्ट का कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर जो है वो फिक्स हो चुका है, समय के साथ वो बदल नहीं रहा है, वैसी परिस्थिति का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सर? तो क्या डिस्कशन किया जाए? ओके। हम यहाँ पे जनरली जो बच्चा सब रहता है 11th क्लास का बउआ सब, तो उसको पैराग्राफ लिखाते हैं। ये बात कि अगर चाहे कोई, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ग्रेजुअली पॉज करके लिख भी सकता है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड विथ सम हीट या गिवन सम हीट, इट कैन यूटिलाइज इट्स हीट इन 3 ways. सम ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इट्स टेम्परेचर इज increased, है ना? या its temperature increases, yes or no? The increase in temperature of different cross section may be different, okay? Second way in which it can use its heat is it can emit heats from side wall, yeah, it can release या radiate heat from side walls. And third way it can utilize its heat is, वो utilize नहीं है, वो simply क्या करेगा? It will transfer the heat from one cross section to another cross section. Okay. In steady state condition, the different cross section of object will not absorb the further heat to increase its
temperature, in that case the temperature of different cross section will not change with time, although temperature of different cross section position wise it will be different. अलग अलग पोजीशन का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, बट दैट टेम्परेचर विल नॉट चेंज विथ टाइम, समय के साथ वो बदलेगा नहीं. सो Q ऑब्जर्व्ड इज 0. एंड इफ walls are thoroughly insulated so that heat released या heat radiated from side walls is 0, then we will say that object is not thermally lagged and object is in steady state condition. In that situation, whatever heat current is going in from one cross section, it will come out from another cross section. जो इलेक्ट्रिक करंट में जैसा होता है कि यहां से 1 सेकंड में जितना चार्ज इन करता है दूसरे से 1 सेकंड में उतना ही चार्ज आउट करता है, वैसा ही होगा यहां से 1 सेकंड में जितना हीट इन करेगा उतना ही यहां से 1 सेकंड में हीट आउट करेगा. तो अभी हम लोग इसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं. क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं? कंडक्शन का. किसका? कंडक्शन इन स्टेडी स्टेट. कंडक्शन इन स्टेडी स्टेट. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? यहां से जो करंट जा रहा है I, दैट इज 1 सेकेंड का में रेट ऑफ हीट फ्लो, 1 सेकेंड में हीट जितना इन हुआ, और यहां से जो हीट आउट हो रहा है I, दैट इज dQ/dt. ये हो गया I इन और ये हो गया I आउट, है ना. और इन स्टेडी स्टेट I इन बराबर I आउट, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं I. उसी का नाम हम लोग दे देते हैं लेट्स से I. ठीक है. व्हाट इज दिस I? I इज कॉल्ड हीट करंट. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? हीट फ्लोन पर सेकेंड. हीट फ्लोन पर सेकेंड, या तुम जो इंग्लिश में बोले रेट ऑफ हीट फ्लो, है ना. 1 सेकेंड में. अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये पावर है. ये नहीं कि एम्पियर जैसा इसका यूनिट. एनर्जी बाय टाइम है, तो एनर्जी बाय टाइम है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पावर. तो सॉरी वाट. यूनिट इज वाट, या उसी को जो आशीष कह रहा है जूल पर सेकेंड. इज दैट ओके बॉस? ठीक है. अब हम आपसे कह रहे हैं कि जो दो एक सुडाई, अगला पेज पे हम जा सकते हैं. हम क्या कह रहे हैं कि एक कोई रॉड है, इसके इस साइड को टेम्परेचर को हम लोग T2 रखे हैं और मेंटेन किए हैं T2 पे. ठीक है क्या? और इस साइड के टेम्परेचर को T1 पे मेंटेन किए. मेंटेन कैसे किए होंगे? जैसे मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना, तो इस साइड में बॉइलिंग वाटर रख देंगे, है ना. पानी गर्म करना शुरू करेंगे, बॉयल हो रहा है तो 100 डिग्री से मेंटेन रहेगा जब तक कि वेपराइज नहीं हो जाए कंप्लीटली. और इस साइड में आइस रख देंगे. अब जब तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा. तो क्या किसी और मैकेनिज्म से हम टेम्परेचर फिक्स रखे हुए. ठीक. अब इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से इसमें कुछ हीट का फ्लो होगा. आई क्या है? हीट फ्लो पर सेकेंड. ये जो हीट करंट है, हीट फ्लो पर सेकेंड या हीट करंट, ये हीट करंट देखा ये गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पे. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, वैसे यहाँ पे हीट करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के. इज दैट ओके? और प्रोपोर्शनैलिटी जब हटेगा तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आएगा 1/r. 1/r. दिस इज ऑब्वियसली हीट करंट. ठीक. 1/r में जो r है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रेसिस्टेंस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस. R इज थर्मल रेसिस्टेंस. इज दैट ओके? सो I इज इक्वल टू T2 माइनस T1/r. अब ये जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता था, क्या याद है 10th क्लास का? इलेक्ट्रिक, अगर मान लो हमारे पास एक रॉड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है, तो इसका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो होता था वो होता था रो L बाय रो को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी या इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, है ना. तब जो R था वो था इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस एंड L इज
लेंथ एलोंग द करंट फ्लो, ये बात भी बहुत जरूरी है। लेंथ एलोंग द करंट फ्लो इज की भोगली हो, लेंथ एलोंग द करंट फ्लो। और ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इज दैट ओके। तो आर बराबर हो गया रो एल बाई ए। ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे, तो ये होता था इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पे जो आर है वो है थर्मल रेसिस्टेंस। जैसे यहाँ रो रेसिस्टिविटी था, एक चीज आता था के बराबर 1/रो, रो को बोलते थे रेसिस्टिविटी। कौन सा रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। उसका इनवर्स को हम लोग क्या बोलते थे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक। आज कुछ ज्यादा ही ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ स्क्वायर स्क्वायर सब आ रहा है। पेन में क्या क्लिक करें, अच्छा इस पे ना ना ठीक लग रहा है, हाँ ठीक 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 है। तो वैसा ही यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो आर का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए, या रो की जगह पे लिख देंगे 1/k एल बाई ए, यस और नो। तो रो को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं थर्मल रेसिस्टिविटी, और के जो होगा वो क्या हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और एल क्या है, लेंथ एलोंग द हीट करंट, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू हीट करंट। तो एल इज लेंथ एलोंग द हीट करंट, और ए क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू हीट करंट। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये हो गया जैसे इक्विवेलेंट ओम्स लॉ, जैसे ओम्स लॉ वहां होता था ना आई बराबर डेल्टा वी बाई आर, वैसे ही यहाँ भी आई बराबर है डेल्टा टी बाई आर, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है बल्कि हीट करंट, ठीक है क्या। अच्छा, तो हमको जरा बता दोगे कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा। ओम नहीं होगा यहाँ पे, देखो आर इधर आएगा तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज केल्विन, है ना, अपॉन I इज हीट करंट केल्विन पर वाट, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है इसमें ए और एल तो मीटर स्क्वायर और मीटर हो गया, तो इस दोनों से अगर देखोगे तो के कितना हो जाएगा, के कितना हो जाएगा, एल अपॉन आर ए, है ना। आर का तो यूनिट मालूम है, तो ये नीचे में आर का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन पर वाट, तो ऊपर चला जाएगा वाट अपॉन केल्विन, और यहाँ पे नीचे में मीटर, तो वाट पर केल्विन पर मीटर इज थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल रेसिस्टेंस का यूनिट हम आपको बता दिए, और ये थर्मल कंडक्टिविटी, कहीं कंडक्टेंस नहीं लिखे हैं गलती से, क्योंकि रेसिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस, उन्हें ना कंडक्टिविटी लिखे ना, हाँ ठीक। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे, पहले लिख लीजिए। अब यार इसमें जो बात होगा, डिटेल बात तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसमें सारा चीज वैसा ही होगा जैसा कि 10th क्लास में ओम्स लॉ में होता था, है ना। अब हम लोग सबसे पहला काम करेंगे रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। पहले तो कैलकुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन कल पढ़ा देंगे, आज थ्योरी था। आ जाओ, क्या हो जा रहा है, ठीक है।
बस बस हो गया, जस्ट इट विल टेक ओनली 4 to 5 minutes। बड़ी मारा मारी है भाई, 11th क्लास का बच्चा सब सर नहीं आए, चलो पार्टी। सुनिए, ये लेंथ L ले लेते बेटा, ये विड्थ B और ये हाइट H। अब यार हम तुमको क्यों बोले ना कि LBH क्या है, उसमें जब हम रो L बाई A में L और A का डेफिनेशन लिखा है ना, इसलिए लिखा है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है उस पर भी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निर्भर करेगा। जैसे कि अगर हम आपको ऐसा बोल दें कि ये पॉइंट है 1 और यहां से पॉइंट है 2, ठीक है, तो R अक्रॉस 1 and 2, R अक्रॉस 1 and 2, कंडक्टिविटी को के ले लेते हैं, कंडक्टिविटी। तो अब जरा बताओ तो क्या लेंगे, 1 बाई के L बाई ए होता है, तो 1 बाई के 1 और 2 के अक्रॉस का मतलब क्या हुआ कि करंट 1 से 2 जा रहा है, हीट करंट 1 से 2 जा रहा है, तो 1 बाई के L के जगह क्या हो जाएगा H, क्योंकि करंट के अलोंग, हीट करंट के अलोंग लेंथ क्या है H, और हीट करंट के परपेंडिकुलर एरिया क्या है L इंटू बी, तो L इंटू बी, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं, ये 4 है और ये 3 है, 3 और 4, तो R अक्रॉस 3 and 4, ये क्या हो जाएगा 1 बाई के कंडक्टिविटी है, वो करंट फ्लो के डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करेगा, किसी एक मटेरियल का फिक्स होगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा दिया जाए कि मटेरियल के अलग अलग क्रॉस सेक्शन का जो मटेरियल है वही अलग अलग, ऑब्जेक्ट का अलग अलग, ये जो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है वो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ, तो कंडक्टिविटी वेरी भी कर सकता है, वो ऐसा भी सवाल करेंगे, बट अभी पूरे का कंडक्टिविटी की है के है। तो 3 से 4 के अक्रॉस 1 बाई के लेंथ की जगह क्या ले लेंगे L, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा होगा, उसके अलोंग लेंथ L, एरिया कितना हो जाएगा, तो L अपॉन BH। एक और ऐसा बन सकता है ना, पीछे और आगे, ये वाला नहीं, फ्रंट और बैक के, तो फ्रंट और बैक के लिए अगर हम लोग लेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा B, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा L इंटू H, इज दैट ओके। तो वहां हो जाएगा 1 बाई के B अपॉन LH। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यार जरूरी नहीं है कि हर बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही हो थ्रू आउट द करंट फ्लो, माने ऐसा भी हो सकता है कि करंट फ्लो कर रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे उसका भी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, इज दैट ओके। खैर अभी उस सब का नहीं करना है, तो आज का थोड़ा हम भी हड़बड़ी में है, तो आज का कहानी यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिटेल डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ थर्मल रेसिस्टेंस कैलकुलेशन का एक पुन्नू सा चीज शुरू किए हैं, अगला के क्लास में थर्मल रेसिस्टेंस कैलकुलेशन डिटेल में सीख के फिर उसमें कॉम्बिनेशन करेंगे सीरीज पैरेलल, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।